एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सहर से लेकर इफ्तार तक की रूटीन। ये भी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैंने अपने रमजान मुबारक का एक स्केड्यूल सेट किया है कि इबादत के साथ साथ जो घर है, खासकर जो किचन है, मैं उसको किस तरह से मेंटेन करती हूँ। तो जी, रमजान में हम सभी का एक ही मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह के करीब हो सकें। लेकिन जाहिर है, रमजान के स्केड्यूल की वजह से हमें हर चीज को टाइम पर करना होता है। किचन में कुछ काम भी हमारा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जो काम है वो टाइम पर हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, बातों के साथ साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो किचन तो मैं अपना रात में ही पूरा क्लीन करके सोती हूँ इशा की नमाज़ से पहले। कोशिश मेरी यही होती है कि इशा की नमाज़ मैं अदा करने से पहले किचन को पूरा क्लीन कर लूँ। और जब मैं सुबह सहरी के वक्त उठूँ तो सहरी के टाइम पे किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो और मुझे सिर्फ सहरी की तैयारी करनी हो, सहरी के लिए ही कुकिंग करनी हो। तो इस बात का आप लोग भी ख्याल रखिएगा, मेक श्योर कीजिए कि रात में ही आपका किचन क्लीन हो जाए। यहाँ पर तैयारी है सहरी बनाने की। और ज़्यादातर मैं हस्बैंड तो हम लोग पराठा या रोटी ही प्रेफर करते हैं सहरी में। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता रोटी वगैरह खाना, तो वो बेगल खा लेते हैं या मैं सैंडविचेस वगैरह बना देती हूँ। तो सहरी बना ली। सहरी करने के बाद जल्दी से मैंने किचन को क्लीन कर लिया है और यहाँ पर तैयारी है फजर की नमाज़ अदा करने की। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो सारे काम हैं वो टाइम पर होते जाएँ। बर्तनों को आप कभी भी जमा ना करें। डिश वॉशिंग आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद और तस्बीहात अदा करने के बाद मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक पारा जो है वो तिलावत ज़रूर करूँ। ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है, फजर की नमाज़ के बाद एक पारे की तिलावत करना। फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर अब मैं आपके साथ टाइम जो शेयर कर रही हूँ वो है ज़ोहर की नमाज़ के बाद का टाइम। तो यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में कुछ काम देखने के लिए। तो आज मुझे बनाने हैं पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए मैं आपको एक यहाँ पे बेस्ट टिप देने वाली हूँ कि आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इस टिप को फॉलो भी करते होंगे। अगर आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के पकोड़े बनाए जाते हैं तो आप मेरी तरह से एक बोल में एक अच्छी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा थोड़ा बेसन उसमें इस तरह से घोल लीजिए। बेसन को घोलने के लिए आप ये जो एक बीटर है हमारे पास, इसका यूज़ कीजिए। इससे जो बेसन की कंसिस्टेंसी है, जो बेसन जो हम मिक्सचर बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है, कोई लम्प्स नहीं होते, फ्लफ़ी सा आपका अच्छा सा बैटर तैयार होगा। तो मैंने इसमें सिर्फ बेसन लिया था और जो खाने का जो सोडा होता है जिसे हम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, मैंने वो इसमें 2 से 3 पिंच जो है चुटकी के बराबर ऐड किया था। आप उसको अच्छी तरह से विस्क कर लें। उसके बाद इसमें आप बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे जिसमें है नमक, क्रश पेपर, रेगुलर रेड चिली पाउडर और मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर। इसको मैं ऐड करके मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने साबुत धनिया उसको हल्का सा क्रश कर लिया है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने लिया था, उसे भी क्रश कर लिया है। बारीक चॉप की हुई मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं। बारीक चॉप किया हुआ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने अनियंस ऐड नहीं किए हैं क्योंकि प्याज को अगर आप बहुत जल्दी मिक्स करके रख देंगे तो उसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होता है, पानी रिलीज़ होता है। तो प्याज को मैं थोड़ी सी देर के बाद इसमें ऐड करूँगी जब मैं अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है बेसन का। इस बेसन के बैटर से आप हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं। तो मैंने ये एक अच्छी क्वांटिटी में बेसन बना दिया है। अब इसमें से थोड़ा सा बेसन मैंने अलग कर लिया है जिसमें मैं बनाऊंगी आलू के पकोड़े। तो इस वाले बैटर को मैं अलग कर दूंगी और इसी में से आधे बैटर को मैंने निकाल दिया था जिसमें से मैं बनाऊंगी पालक के पकोड़े। तो ये सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पर मैं अदा कर रही हूँ असर की नमाज़। और कोशिश मेरी यही होती है फजर, ज़ोहर और असर, इन तीनों नमाज़ों की अदायगी के बाद मैं एक एक कुरान पाक के पारे की तिलावत ज़रूर कर लूँ। इस तरह से मेरे दिन के 3 पारे जो हैं वो माशाल्लाह कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको इसी तरह से अपने स्केड्यूल को मैनेज करना है कि आप
कौन सी नमाज़ के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, कौन सी नमाज़ के बाद आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, कौन सी नमाज़ अदा करने के बाद आप कोई भी तस्बीह जो है वो अदा कर सकते हैं। तो आप अपने स्केड्यूल को चेक कीजिए, मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टाइम आप जो है वो इबादत में ज़्यादा सर्व कर सकेंगे। स्केड्यूल बनाना, एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, बना लेंगे और उसी को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपके जो रमज़ान की जो रूटीन है, वो एक बिल्कुल परफ़ेक्ट रूटीन बन जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी इसी टाइमिंग को, इसी रूटीन को फ़ॉलो करें। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना बेस्ट टाइम देखिए, कौन से टाइम पे आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप उसी टाइम को फ़ॉलो करके अपने कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात जो हैं वो उस टाइम पे आप अदा कर लें। तो मैं जो किचन में आती हूँ, मैं आती हूँ असर की नमाज़ अदा करने के बाद। कोशिश मेरी यही होती है कि एक पारे की मैं तिलावत कर लूँ, तस्बीहात पढ़ लूँ और फिर यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में आती हूँ और इस तरह से मैं अपनी इफ्तारी की जो तैयारियाँ हैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात और भी मेंशन कर दूँ कि मैं हमेशा बिल्कुल बाकायदा परफ़ेक्ट तरीके से इफ्तारी का इत्माम नहीं करती। ये वीकेंड था और आज एक स्पेशल मेहमान आने वाला था हमारे घर में, ख़ास करके ये तैयारी थी उस मेहमान के लिए। तो वो मेहमान है मुस्कान का एक दोस्त, मुस्कान की बेस्ट फ्रेंड है जो किंडरगार्टन से मुस्कान के साथ है, जो मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्कान ज़ाहिर है उसके साथ काफ़ी टाइम से है, तो उसे देखना था कि हम किस तरह से रमज़ान में इफ्तार करते हैं, किस तरह से रमज़ान के मंथ को हम अल्लाह के करीब होके गुज़ारते हैं, किस तरह से हम रोज़ा रखते हैं। तो आज वो हमारे घर में हमारे लिए एक ख़ास मेहमान थी, जिसे हमें सब कुछ बताना था कि हम किस तरह से माह रमज़ान को जो मुबारक महीना है, उसको हम अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाते हैं और किस तरह से हम माह रमज़ान का पूरा महीना गुज़ारते हैं। तो ये तो हो गई सारी डिटेल हमारे ख़ास मेहमान की और यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्विक से पैटीज़। देखें इस पैटीज़ की जो फिलिंग है मैंने ऑलरेडी पहले से बना कर रख ली थी, तो यहाँ मैं आप लोगों को यही कहूँगी, बहुत सा ऐसा काम है जो हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे ये जो मैं फिलिंग बनाई है मैंने यहाँ पर पैटीज़ की, ये वही फिलिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बीफ के समोसे बनाने की। अगर आप लोग चाहें तो मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाके इस पूरी रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा बना ली थी, थोड़ी सी मैंने ये फिलिंग सेव कर ली थी और ये जो मैं पैटीज़ बना रही हूँ, ये मैंने कोई ख़ास सेपरेटली जो पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं वो परचेज़ नहीं की, बल्कि ये फ्रोज़न पराठे हैं। आप किसी भी फ्रोज़न पराठे को ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डॉन के यूज़ किए थे। आप इस तरह से उनमें फिलिंग करें, आप ओवन में और एयर फ्राई में किसी में भी चाहें आप इनको बेक कर सकते हैं। तो ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है, इससे आपका जो टाइम है बहुत सेव हो जाएगा। दूसरी जो टाइम सेविंग टिप मैं आपको दे रही हूँ, नॉर्मली हमारे घरों में एक ही कढ़ाई रखी जाती है फ्राइंग के लिए, जो हमारे तलने वाले आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये टिप दूँगी कि आप थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल 2 पैन में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या 2 कढ़ाइयाँ रख लीजिए या 2 छोटे फ्राई पैन रख लीजिए। इस तरह से आपका जो टाइम है वो किचन में काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई और एक मैंने फ्राई पैन रखा था, जिसमें मैं दोनों चीज़ें अलग-अलग फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से करने से आप बहुत अच्छी तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टाइम से पहले ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे किसी भी समोसे की या रोल की फिलिंग हम पहले से बना के रख सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिन्हें फ़ॉलो करके हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम हर इफ्तार में फ्राई करने वाली चीज़ों का ही यूज़ करें, मेन्यू में रखें। हम ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं जो सिर्फ़ बेक हों। जैसे ये पेटीज़ हैं, इसको बनाने में मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो देखिए टाइम से पहले ही इस तरह से सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर लीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बना के फ्रीज़र में रख ली थी। और आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों ने भी रमज़ानुल मुबारक की पहले से ही काफ़ी तैयारी कर ली होगी। जैसे फ्रोज़न आइटम्स आपने बना के रख लिए होंगे, जो हमारी चटनियाँ होती हैं, मीठी चटनी, नमकीन चटनी या मिर्चों वाली चटनी, वो आपने बना के रख ली होंगी। और इसके अलावा सबसे अच्छी टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये आपने जो स्टोरेज कंटेनर देखे हैं ना ग्लास के, ये ग्लास की एयर टाइट डिशेस कह लें आप इन्हें, या आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर कह लें, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं इन्हीं डिशेस में चाट बना लेती हूँ, दही बड़े बना लेती हूँ या छोलों की चाट बना के इसी में रख देती हूँ। सर्व करने में भी अच्छा रहता है और बाद में जो कुछ लेफ़्ट ओवर होता है आप इसी में इनको सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं तो फ्रिज में ख़राब भी नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी टिप है, तो अगर आप लोग चाहें तो उसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अपना इफ्तार पूरा किया और इफ्तार करने के बाद हमने सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा की और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं कोई रेस्ट नहीं लेती हूँ। मैं फ़ौरन से किचन में आती हूँ और जो सामान फ्रिज में रखने का होता है उन्हें फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। जो चीज़ें जो मैंने आपको डिशेज़ दिखाई उनमें होती हैं, उनमें सिर्फ मुझे कवर करके लिड लगा के फ्रिज में रखनी होती हैं, वो रख देती हूँ। और साथ-साथ ही मैं जो अपनी टेबल है उसे क्लीन कर लेती हूँ। जो डिशेज़ मुझे वॉश करनी होती हैं फ़ौरन से मैं उनको सिंक में रख देती हूँ और बाकी इसके अलावा जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें रह जाती हैं उन्हें भी मैं फ्रिज में सेव कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट टाइम होता है कि मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि थोड़ी-सी हिम्मत कीजिए, किचन में आइए और जल्दी-जल्दी से अपने सारे बर्तन वॉश कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बर्तनों को सिंक में छोड़ देंगे, काउंटर पे रहने देंगे, तो बर्तनों में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने खाना सर्व किया होता है बर्तनों में, उसके जो पार्टिकल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो बर्तनों को वॉश करने में टाइम भी काफ़ी लगता है। तो मेरी रूटीन यही है, मगरिब की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की है। ये देखें जो लेफ़्ट ओवर जो मेरा खाना होता है, वो इस तरह से मैं डिशेज़ में सेव कर लेती हूँ। खाना मैं फ्रिज में रख देती हूँ और यहाँ पर मेरा जो किचन है बिल्कुल क्लीन हो जाता है और इशा की जब मैं नमाज़ अदा करती हूँ, तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपने किचन में से क्विक सी रेसिपीज, स्टोरी भी शेयर करती हूँ जो होती है डेली बेसिस पे। तो गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।